दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कमल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, यदि जुनून आपको आगे ले जाता है तो उसे हमेशा पकड़े रहिए। चलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस सुविचार के साथ शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स और उनके कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। नंबर 1, जोसेफ सफरा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो इसका सही जवाब है दुनिया के सबसे धनी बैंकर। जी हाँ, जोसेफ सफरा दुनिया के सबसे धनी बैंकर थे। वो ब्राज़ील के सबसे धनी व्यक्ति और कई सालों तक दुनिया के सबसे धनी बैंकर बने रहे और वो सफरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने गूगल और अमेजन पर $163 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस ने ये जुर्माना लगाया है और विज्ञापन कुकीज़ पर देश के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है और इसको फ्रांस की डाटा प्राइवेसी वॉच डॉग ने लगाया है। तो कभी पूछा जाए तो वॉच डॉग कहाँ की डाटा प्राइवेसी एजेंसी है, तो वो फ्रांस की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है हकीमपेट, हैदराबाद, जहां पर दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में दिव्यांग सशक्तिकरण राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया और ये उन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं के पुनः कौशल और पुनर्वास के लिए पहला प्रतिष्ठान है जिन्हें ड्यूटी के समय में जानलेवा चोट लगी। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। अब हम सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी और सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने। अब इस लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में भी जान लेते हैं। ये 3 दिवसीय समारोह है और इस त्यौहार की विषय वस्तु है, इस समारोह की विषय वस्तु है लद्दाख एट द क्रॉस रोड्स। और इस समारोह में लोक संगीत, सांस्कृतिक नृत्य आदि की श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी और इसमें प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अवसर मिलेगा और केंद्र शासित प्रदेश में, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हनुक्काह 2020 क्या है? तो इसका सही जवाब है यहूदियों का शीतकालीन महोत्सव। जी हाँ, इसके बारे में जान लेते हैं। यहूदी शीतकालीन रोशनी के त्यौहार को हनुक्काह कहा जाता है और ये 10 दिसंबर 2020 से 18 दिसंबर 2020 तक मनाया जाएगा। अब हम हनुक्काह का अर्थ जान लें तो हिब्रू में इसका अर्थ होता है समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते धूल प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए इस गन का उद्घाटन किया और एंटी स्मॉग गन को 5000 लीटर पानी की टंकी से भरा जाता है और ये लगातार 3 से 4 घंटे तक काम कर सकता है। और ये इस गन को एक BS6 उत्सर्जन मानकों वाले ट्रक पर लगाया गया है जो वाहनों के प्रदूषण को कम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन को कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया वर्कप्लेस इक्वेलिटी इंडेक्स IWEI नामक भारत का पहला कार्यस्थल समानता सूचकांक को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है केशव सूरी फाउंडेशन। चलिए जल्दी से इसको भी हम जान लेते हैं। केशव सूरी फाउंडेशन ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत में IWEI को लॉन्च किया और भारत ने इसके साथ ही अपना कार्यस्थल समानता सूचकांक लॉन्च कर लिया है। अब इसके बारे में बात करें तो कार्यस्थलों में LGBT+ समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव का अंत करने के लिए भारतीय कार्यस्थल समानता सूचकांक यानी कि IWEI की शुरुआत हुई है। सूचकांक के पहले साल में इस बराबरी की तरफ कदम बढ़ाने वाली 52 कंपनियों को पुरस्कार दिया गया है और भारत में यह सूचकांक धारा 377 निरस्त होने के 2 साल बाद लॉन्च किया गया है और ये ब्रिटेन के स्टोनवेल WEI से प्रेरित है। अब धारा 377 के बारे में हम पढ़ लें। IPC की धारा 377 अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 में लागू की गई थी और ये समलैंगिकता को अपराध घोषित करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 2 बालिगों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया था। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और LGBT के बारे में अगर हम बात कर लें, LGBT क्या है? तो ये है समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में LGBT यानी कि लेस्बियन, L से लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कहते हैं। और वहीं कई और दूसरे वर्गों को जोड़कर इसे क्वीर समुदाय का नाम भी दिया गया है, इसलिए इसे LGBTQ
भी कहा जाता है। तो जनरल नॉलेज में अक्सर ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपको LGBT या LGBTQ लिखा होगा, तो उसमें आपको इसी प्रकार से इसको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, उड़ीसा में पर्यटन विभाग ने कितने स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 5। जी हाँ, 5 स्थानों पर इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और ये 5 स्थान है कोणार्क, सतकोशिया, भीतरकनिका, दरिंगीबाड़ी और हीराकुड। और इसके बारे में आगे जान लें हम। तो कोरोना काल में प्रभावित हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई है। चुने हुए 5 स्थानों को पर्यटकों के लिए आगामी वर्ष फरवरी तक खोल दिया गया है और पर्यटकों को चिन्हित किए गए स्थानों पर लग्जरी कॉटेज में रहने की सुविधा एवं अन्य सेवाएं प्रदान की जाएगी और ये समारोह 28 फरवरी तक चलेगा। चलिए, अच्छा समारोह है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है 39%। आपको ये ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट भारत में उच्चतम रिश्वत की दर 39% है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। सर्वे में सामने आया कि भारत एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक 39% रिश्वत की दर के रूप में उभरा है एशियाई क्षेत्रों में, ठीक है। और वैश्विक नागरिक समाज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऐसे लोगों की दर उच्चतम 46% है जिन्होंने सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन का भी उपयोग किया है। और अगर सबसे कम उसकी बात कर लें हम, तो मालदीव और जापान में ये रिश्वतखोरी की दर सबसे कम है, करीब 2%। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हम बात कर लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर संस्था है जो भ्रष्टाचार के निवारण आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और यह संस्था हर वर्ष एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सर्वप्रथम ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले अमेरिकी वायुसेना के किस पूर्व पायलट का भी हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है चक येगर। जी हाँ, इन्होंने 1947 में सर्वप्रथम ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाकर इतिहास बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए महाशरद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार और इन्होंने महाशरद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके बारे में जान लेते हैं। 12 दिसंबर 2020 से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है और ये योजना जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च की जा रही है और ये प्लेटफॉर्म दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। कई लोग, संगठन, निजी कंपनियां और उद्योगपति दिव्यांगों के लिए इस तरह के उपकरण प्रदान करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाशरद प्लेटफॉर्म को अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें तो आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस भी कहा जाता है इस महाशरद प्लेटफॉर्म को। और यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और अभी पिछले दिनों ही 3 दिसंबर को ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। किस गणितज्ञ को 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है कैरोलिना अरूजो। जी हाँ, कैरोलिना अरूजो एक ब्राज़ीली गणितज्ञ है और वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरोस इंस्टीट्यूट में रियो डी जेनेरो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स IMPA की गणितज्ञ हैं और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली गैर भारतीय गणितज्ञ है। अब इस पुरस्कार के बारे में बात कर लें तो ये प्राइज़ इटली के इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा प्रतिवर्ष विकासशील देश के गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है कि ये विकासशील देश के गणितज्ञ को ही मिलता है और ये पुरस्कार भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है और इस पुरस्कार की स्थापना 2004 में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने वर्ष 2020 में भारत की GDP -8% रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों एशियाई विकास बैंक। जी हाँ, पहले एशियाई विकास बैंक ने भारत की GDP -9% रहने का अनुमान लगाया था जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। अब ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम पढ़ लें तो इसकी स्थापना हुई है 1966 में। इसका मुख्यालय है मंडुयोंग फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजेश बिंदल को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नवा सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट SMDS कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों देहरादून में और ये शिखर सम्मेलन एक लचीला और स्थायी पर्वत अर्थव्यवस्था की ओर पथ निर्माण के लिए ध्यान केंद्रित करेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 फरवरी 2017 को ये मनाना शुरू किया गया और 2 फरवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस घोषित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टाइम मैगजीन द्वारा किसे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है एरिक युआन। जी हाँ, एरिक युआन के बारे में हम जान लेते हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम के सीईओ हैं और जूम का सॉफ्टवेयर जो कि 2013 में जारी किया गया था और कोरोना महामारी में जूम ने काफ़ी विकास किया। आपने भी आजकल सुना ही होगा कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चाहे ऑफिस की मीटिंग हो या फिर स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, वो जूम ऐप के माध्यम से ही होता है। तो इसीलिए टाइम मैगजीन ने कहा है कि कोरोना महामारी में जूम के विकास इन्होंने इतना अच्छा किया है कि इसके लिए इन्हें नामित किया जाता है। तो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर एरिक युआन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी को टाइम मैगजीन द्वारा हीरोज ऑफ 2020 से नवाजा गया है या नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है राहुल दुबे। जी हाँ, टाइम हीरोज ऑफ 2020 उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने ड्यूटी से बढ़कर कार्य किया और राहुल दुबे ने 1 जून 2020 को 70 से अधिक प्रदर्शनकारियों को अपने घर में शरण दी थी जब वो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का विरोध कर रहे थे। तो दोस्तों ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन हम बात कर लें जॉर्ज फ्लॉयड की, तो ये जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति थे जो एक स्टोर क्लर्क के आरोप के बाद गिरफ्तारी के दौरान मारे गए थे। आप लोगों को याद होगा कि पुलिस हिरासत में इनको ले जाया जा रहा था और उस दौरान इनकी मौत हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देश में किस जगह पर हाथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया? जी हाँ, इसका सही जवाब है काजीरंगा में, असम में काजीरंगा में। और काजीरंगा नेशनल पार्क के हाथियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके लिए मल के नमूने भी लिए गए और नियमित रक्त प्रोफाइल और सामान्य जांच के लिए रक्त के नमूने भी एकत्रित कर लिए गए। अब हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना 1908 में हुई है और ये पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य में जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। और आप देख ही रहे हैं दोस्तों, पिछले कई दिनों से आंध्र प्रदेश में योजनाओं की बाढ़ सी लग गई है और बहुत ही अच्छी और सामाजिक योजनाएं सरकार लॉन्च कर रही है। इसी कड़ी में है जगन्नाथ जीव क्रांति योजना, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक और कदम, और इसके तहत YSR चेयूथा और YSR आसरा के लाभार्थियों को भेड़ और बकरी इकाइयां वितरित की जाएगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये 2 स्कीम है, YSR चेयूथा और YSR आसरा। तो इनके जो लाभार्थी उनको भेड़ और बकरी इकाइयाँ वितरित की जाएगी। अब उस योजना के बारे में भी हम जान लेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि योजना के तहत लाभार्थी अपने पसंद के क्षेत्र से स्थानीय भेड़ बकरी खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो वो है जगन्नाथ जीव क्रांति योजना। अब हम YSR चेयूथा और YSR आसरा के बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि चीज़ें रिवाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो YSR चेयूथा क्या है? इस स्कीम के जरिए राज्य की SC ST BC अल्पसंख्यक महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। बैंक इन लोगों को व्यापार बढ़ाने में आर्थिक मदद करेगी। और YSR आसरा की बात कर लें, ये भी योजना पिछले दिनों लागू की गई थी। इस योजना के तहत SC ST BC अल्पसंख्यक महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप कहते हैं जिसे, उनकी महिलाओं द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान आंध्र प्रदेश सरकार कर रही है। जी हाँ, उन्होंने जो ऋण लिए थे तो उसके लिए आंध्र प्रदेश के CM ने चुनावों से पहले लोगों से एक वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनके ऋणों का भुगतान आंध्र प्रदेश सरकार खुद करेगी। तो अब उसी वादे को वो निभा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है और उन्होंने लिखी है ये बुक मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में इस पुस्तक को जारी किया है और युवाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई इस पुस्तक में श्री अरविंद के दर्शन और चिंतन को सरल भाषा में व्यक्त किया गया है। अब हम रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात कर लें तो ये मौलिक रूप से साहित्यिक विधा के व्यक्ति हैं और हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं जैसे कि कविता, उपन्यास, खंडकाव्य, लघु कहानी, सांस्कृतिक, पर्यटन, यात्रा वृत्तांत, बाल कहानी और व्यक्तित्व विकास सहित उनकी कुल
5 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक कितने ही गुणवान व्यक्ति हैं और उनमें ये सारे गुण भरे हुए हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद नामक पुस्तक लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत के किस पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है? जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी वैक्सीन आ रही हैं, उसमें ये सब चीज़ें याद रखनी मुश्किल होती है, लेकिन अब जो हम आपको वैक्सीन बता रहे हैं वो भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है जिसको अभी मानव परीक्षण के लिए सिर्फ मंजूरी मिली है। जी हाँ, और ये है mRNA कैंडिडेट। जी हाँ, इस वैक्सीन का नाम है mRNA कैंडिडेट और इस वैक्सीन कैंडिडेट को पुणे बेस्ड कंपनी जिनोवा द्वारा विकसित किया गया है। और जो mRNA टीके हैं वो पूरी तरह से सिंथेटिक हैं और इसका भी मतलब समझ लें कि ये सिंथेटिक हैं, तो उन्हें विकास के लिए अंडे या बैक्टीरिया जैसे किसी भी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती और ये टीके कम लागत पर बनाए जा सकते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो mRNA कैंडिडेट वैक्सीन है, इसके अभी पहले और दूसरे चरण जो शुरू हो रहे हैं उसके लिए मानव परीक्षण की इनको मंजूरी मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नासा के उस मून लैंडिंग मिशन का नाम क्या है जिसके लिए उसने पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? तो इस मून लैंडिंग मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। और नासा ने 18 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए हैं जो 2024 तक चंद्रमा लैंडिंग मिशन के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। इन अंतरिक्ष यात्रियों में से चंद्रमा पर उतरने वाली पहली महिला को चुना जाएगा। तो आपको पता ही है दोस्तों कि अमेरिका ने चंद्रमा पर जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उतारा था तो वो पहले पुरुष थे, और न सिर्फ पहले पुरुष थे बल्कि वो पहले इंसान थे, ठीक है। लेकिन आज तक किसी भी महिला को चंद्रमा पर उतारा नहीं गया, तो इसी कड़ी में ये मून लैंडिंग मिशन में सबसे पहले चंद्रमा पर प्रथम महिला को उतारा जाएगा। और इनमें हम बात कर लें, जो हमारे काम की बात है वो है कि इनमें भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राजाचारी भी शामिल हैं, जिनका नाम अभी एकदम से 2 दिन पहले की न्यूज़ में आया है। और राजाचारी की हम बात कर लें तो 1997 में कल्पना चावला और 2006 में सुनीता विलियम्स के बाद राजाचारी अंतरिक्ष में जाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। और अब नासा की बात कर लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई है 1958 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक की हम बात कर लें तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्राइडेनस्टाइन। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इसे अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।